नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम हिंदी की कुछ शिक्षण विधियाँ लेंगे, शिक्षण विधियों का अध्ययन करेंगे। वैसे तो मैंने काफ़ी शिक्षण विधियाँ डाल रखी हैं, आप प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। तो देखिए, शिक्षण विधि और शिक्षण प्रणाली में अंतर। और आप सभी को वैसे पता होगा कि PDF कहाँ से प्राप्त होगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। शिक्षण प्रणाली, देखिए, एक विद्यालय में सुबह से लेकर के शाम तक जो भी गतिविधियां संचालित होती हैं, यानी सुबह से लेकर के शाम तक अपने विद्यालय में जो भी कार्यक्रम करते हैं, जो भी गतिविधियां करते हैं, उनके संचालन के तरीके को शिक्षण प्रणाली कहा जाता है। अर्थात संपूर्ण विद्यालय को प्रभावित करने वाली गतिविधियां शिक्षण प्रणाली कहलाती है। यानी संपूर्ण विद्यालय को जो प्रभावित करने वाली गतिविधियां हैं, उन्हें शिक्षण प्रणाली कहा जाता है। इसका क्षेत्र व्यापक माना जाता है, यानी इसका क्षेत्र काफ़ी बड़ा है। शिक्षण विधि क्या होती है? देखो, शिक्षण विधि का शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी कक्ष में पढ़ाते समय किसी शिक्षक विशेष के द्वारा पढ़ाने का जो तरीका काम में लिया जाता है। यानी प्रत्येक शिक्षक होता है, वो अपना अलग तरीका लगाता है पढ़ाने के लिए, हर एक अलग तरीका इस्तेमाल करता है। उस तरीके को ही शिक्षण विधि कहा जाता है। शिक्षण एक मतलब कला होती है। यानी एक सामान्य शिक्षक होता है, वो भी अगर वाक चातुर्य में, पढ़ाने में, अपने हाव भाव में, अपनी भंगिमाएँ प्रदर्शित करने में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, तो वो एक अच्छा शिक्षक माना जाता है। जबकि एक गोल्ड मेडलिस्ट या विशिष्ट ज्ञान रखने वाला, अपने विषय से संबंधित, परंतु उसके भाव भंगिमाएँ या फिर बोलने का उसका तरीका है, वो अच्छे से उसे प्रदर्शित नहीं कर पाता है, तो वो अपने विषय में अच्छा शिक्षण प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। तो पढ़ाने का तरीका होता है ना, वही एक शिक्षण विधि होती है। यानी किस तरीके से वो पढ़ा रहा है ना। बच्चे को आनंद आना चाहिए पढ़ने में, ये नहीं है कि बोरियत महसूस हो। समझ रहे हो ना बात को? ये होती है शिक्षण विधि। अब देखो, व्याकरण शिक्षण। व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधियाँ: आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि और समवाय विधि, भाषा संसर्ग विधि, सूत्र विधि और औपचारिक विधि। ये सारी विधियाँ क्या हैं? व्याकरण की प्रमुख शिक्षण विधियाँ हैं। आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि, समवाय विधि, भाषा संसर्ग विधि, सूत्र विधि और औपचारिक विधि। आई बात समझ में? अब देखो, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, व्याकरण कैसे बना है। वी, आ और क्री के लूट यानी अन प्रत्यय के योग से व्याकरण शब्द बना है। यानी व्याक्रियन्ते व्युत्पत्ते शब्द अनेन इति व्याकरणम। अर्थात जिस शास्त्र के द्वारा शब्दों की रचना का ज्ञान करवाया जाता है, यानी जिस शास्त्र के द्वारा बच्चे को शब्दों की रचना का ज्ञान करवाया जाता है कि शब्द ऐसे बनता है, उसे ही व्याकरण शास्त्र कहा जाता है। महर्षि पतंजलि हैं, उन्होंने अपने स्वरचित महाभाष्य ग्रंथ है, महर्षि पतंजलि का महाभाष्य ग्रंथ, उसमें व्याकरण को शब्दानुशासन कह करके पुकारा। पूछा जा सकता है कि पतंजलि ने अपने महाभाष्य ग्रंथ में व्याकरण को क्या कहा, तो शब्दानुशासन कह करके पुकारा। पाश्चात्य विद्वान है एक स्विट महोदय ने इस ग्रंथ में व्याकरण को जीवन का व्यवहारिक विश्लेषण कह करके पुकारा। यानी व्याकरण को व्यवहारिक विश्लेषण कहा है जीवन का। व्याकरण को भाषा का मेरुदंड या फिर भाषा सीखने का रज्जू मार्ग है ये शब्द, राजमार्ग नहीं, ध्यान रखना, रज्जू मार्ग है ये शब्द, ठीक है ना, मिसप्रिंट हो गया लिखने में, रज्जू मार्ग कहा गया। आई बात समझ में? अब देखो, व्याकरण की विशिष्टता। व्याकरण की विशेषता भाषा के नियमों की जानकारी करवाना, यानी भाषा के नियम होते हैं उनकी जानकारी करवाना। और व्याकरण शिक्षण की विशेषता ये मानी जाती है, यानी भाषा की क्या क्या नियम होते हैं, संधि में कौन सा नियम लगता है, समास में कौन सा नियम लगता है, उपसर्ग, प्रत्यय है, कारक है, क्रिया है, उन सभी के नियमों की जानकारी करवाना ही व्याकरण शिक्षण की विशेषता मानी जाती है। अब व्याकरण शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य। तो देखो, विद्यार्थियों को भाषा के नियमों का ज्ञान करवाना, विद्यार्थियों को भाषा के नियमों का ज्ञान करवाना, विद्यार्थियों में भाषा के चारों मूलभूत कौशल हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसको शॉर्ट में लिख दिया मैंने सुबोपैली, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये चार मूलभूत कौशल होते हैं। इन चार मूलभूत कौशलों का विकास करना, विद्यार्थियों में अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना, यानी बोलने की क्षमता का विकास करना, यह प्रमुख उद्देश्य होते हैं व्याकरण शिक्षण के। आई बात समझ में? अब देखिए, अपन व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधियों की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि, सूत्र विधि, समवाय विधि, भाषा संसर्ग विधि, औपचारिक विधि है, इसको सैनिक विधि भी कहते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सी विधि व्याकरण शिक्षण की विधि है या नहीं है। अगर है पूछेगा तो एक शिक्षण विधि का नाम मिलेगा, नहीं है तो अपने को 3 नाम मिलेंगे, एक दूसरा मिलेगा। तो ये सातों नाम अच्छे से याद रखना,
आगमन निगमन, सूत्र, समवाय, भाषा संसर्ग, औपचारिक और क्षणिक विधि। पहली विधि चर्चा करते हैं अपन आगमन विधि। बहुत ही सरल तरीके से पढ़ेंगे। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक के द्वारा सबसे पहले कुछ विशेष उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं आगमन विधि में। ठीक है, सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत करेंगे आगमन विधि में, फिर उन्हीं उदाहरणों की समानता को देखते हुए किसी नियम या फिर सिद्धांत की स्थापना करेंगे। यानी एक नियम होता है, पहले उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, उस उदाहरणों पर उस नियम को लागू करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि वास्तव में लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या यूं ही चल रहा है मामला। आ रही है बात समझ में? पहले उदाहरण प्रस्तुत करें। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक को निम्न चरणों से गुजरना पड़ता है। 4 चरण कौन कौन से हैं देखो। सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत करेगा, फिर उनकी तुलना करेगा या परीक्षण करेगा, फिर नियमीकरण लगाएगा उस पर, फिर उनकी सत्यापन या पुष्टि करेगा कि वास्तव में ये बात सत्य है या नहीं है। आइए बस समझ में। आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाएंगे। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कई बार परीक्षा में कि निम्न 4 चरणों में से आगमन विधि का चरण कौन सा है या नहीं है। तो उदाहरण या प्रस्तुतिकरण, तुलना या परीक्षण, नियमीकरण, सत्यापन या पुष्टि। आगमन विधि कैसे चलती है देखो। उदाहरण से नियम की ओर, पहले उदाहरण प्रस्तुत करता है, फिर नियम लागू करता है उस पर। ज्ञात होता है, फिर अज्ञात की ओर चलते हैं अपन। उदाहरण पर साथ ज्ञात होता है, फिर अज्ञात की ओर। विशिष्ट होता है, सामान्य, नियम को सामान्य बोला जाता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। यहाँ से अक्सर प्रश्न बनता है परीक्षा में। प्रश्न यूँ बनता है कि आगमन विधि के शिक्षण सूत्रों में कौन सा शामिल है या नहीं है। तो उदाहरण से नियम की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। प्रत्यक्ष अपने सामने उदाहरण रहता है और प्रमाण उसका मतलब नियम अपन लागू करते हैं तो वो सही है कि नहीं है। इसके प्रमुख गुण हैं। इस विधि के अंतर्गत बालकों को खोजने की प्रवृत्ति का विकास होता है। खोजने की प्रवृत्ति का विकास का मतलब होता है उदाहरण अपने सामने होता है तो अपन नियम खोजते हैं, नियम के बारे में सोचते हैं। स्वयं के द्वारा बनाए गए नियम से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। स्वयं अपन नियम बनाते हैं तो उसके द्वारा जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, अपन ने 4 मूलभूत कौशल पढ़े तो उसका सुबह अपन ने शॉर्ट एक मतलब सूत्र बना लिया। तो अपने द्वारा बनाएगा वो सूत्र, इसलिए अपने लिए क्या है कि काफ़ी समय तक, लंबे समय तक अपने याद रहेगा वो। इसी प्रकार से स्वयं जो नियम बनाता है ना, उससे ज्ञान प्राप्त होता है, वो स्थायी होता है और लंबे समय तक चलता है। छोटे बालकों को व्याकरण सिखाने के लिए बहुत ही उपयुक्त विधि मानी जाती है। छोटे बालकों को व्याकरण सिखाने के लिए बहुत ही अच्छी विधि मानी जाती है। अब इस विधि में मुख्य दोष क्या है? उच्च कक्षाओं के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। ये विधि उच्च स्तर की प्रयुक्त नहीं की जाती है, उच्च स्तर पर बालकों के लिए ये विधि प्रयुक्त नहीं मानी जाती है। इस विधि में समय और परिश्रम अधिक लगता है। क्यों? पहले तो उदाहरण प्रस्तुत करें, फिर नियम इस पे लगाएंगे, काफ़ी समय हो जाएगा, काफ़ी परिश्रम लगेगा, जिससे कि पाठ्यक्रम होगा उस समय पर पूर्ण नहीं हो पाएगा। अनुभवी और प्रशिक्षित शिक्षकों की भी आवश्यकता पड़ती है। यानी हर एक नॉर्मल शिक्षक इस विधि के माध्यम से शिक्षण कार्य नहीं करवा सकता है, बल्कि अनुभवी और प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है। अब निगमन विधि जस्ट अपोजिट मतलब उल्टी है आगमन के। इस विधि के अंतर्गत सबसे पहले नियम या सिद्धांत का ज्ञान बच्चों को पहले करवा दिया जाता है कि पहले ये नियम या सिद्धांत है, इसका ज्ञान कर लो। उसके बाद में विविध प्रकार के उदाहरणों का उस नियम पर प्रयोग किया जाता है कि नियम सही है कि नहीं है। इस प्रकार से ये विधि आगमन विधि के विपरीत विधि मानी जाती है। इसमें प्रमुख पदचरण या सोपान देखिए। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक को निम्न 4 चरणों से गुजरना पड़ेगा। पहले नियमीकरण या सिद्धांत का ज्ञान करवाया जाता है बच्चों को, फिर उनका उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है उन नियमों पर, फिर निरीक्षण या परीक्षण किया जाता है उनका, फिर सत्यापन या पुष्टि होती है कि वास्तव में नियम या सिद्धांत बिल्कुल सही है। आई बात समझ? अब ये इसके शिक्षण सूत्र उल्टे चलेंगे। नियम से उदाहरण की ओर, वहाँ पर उदाहरण से नियम की ओर चल रहे थे आगमन में, जबकि नियम से उदाहरण की ओर निगमन में, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सामान्य है विशिष्ट की ओर, स्थूल है सूक्ष्म की ओर, अमूर्त है मूर्त की ओर और प्रमाण है प्रत्यक्ष की ओर। ये बातें अच्छी तरीके से याद रखना, अक्सर परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न उठाया जाता है। आई बात समझ में? निगमन विधि में सबसे पहले नियम का ज्ञान करवाया जाएगा। नियम के ज्ञान के बाद में उस पर उदाहरण को प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, फिर उनका निरीक्षण या परीक्षण किया जाएगा, फिर सत्यापन या पुष्टि। तो नियम से उदाहरण की ओर चलेगी, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। प्रमुख गुण, ये उच्च कक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। उच्च स्तर पर व्याकरण शिक्षण के लिए सर्व उपयुक्त विधि मानी जाती है। शिक्षक के समय और परिश्रम की इसमें बचत होती है, जिससे कि पाठ्यक्रम बिल्कुल समय पर पूर्ण हो जाता है। एक सामान्य शिक्षक भी इस विधि से सफलतापूर्वक व्याकरण वो पढ़ा सकता है, क्योंकि नियम का ज्ञान बच्चों को पहले ही करवा दिया जाता है। इसलिए इसमें बालकों में क्या है कि रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है, क्योंकि नियम को रटाया जाता है। प्राप्त ज्ञान इसमें अस्थायी होता है। छोटे बच्चों के लिए विधि उपयुक्त नहीं मानी जाती। आगे बात समझ। आगमन निगमन विधि।
उपयुक्त दोनों विधियों का एक साथ प्रयोग कर दिया जाता है तो ये विधि आगमन निगमन विधि कहलाती है। यह व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। नियम और उदाहरण दोनों को साथ साथ प्रयुक्त करते हुए चलते हैं तो ये विधि सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है व्याकरण शिक्षण के लिए। सूत्र विधि, इसमें क्या छोटे छोटे सूत्रों में बांध दिया जाता है संपूर्ण व्याकरण को। निगमन विधि का ये एक तरह से व्यापक रूप होता है, क्योंकि नियम और सिद्धांत होते हैं उसको सूत्रों में बांध देते हैं। निगमन विधि का व्यापक रूप में प्रयोग करना ही सूत्र विधि कहलाती है। अर्थात अब संपूर्ण व्याकरण को छोटे छोटे सूत्रों या नियमों में बांध दिया जाता है। संपूर्ण व्याकरण होती है उसको छोटे छोटे नियमों और सूत्रों में बांध दिया जाता है। बच्चों को शुद्ध रटवा करके व्याकरण का ज्ञान है वो प्रदान करवाया जाता है। संपूर्ण व्याकरण को छोटे छोटे सूत्रों में बांध करके शुद्ध रटवा करके बच्चों को व्याकरण का ज्ञान है वो करवाया जाता है, तो ये विधि सूत्र विधि कहलाती है। इस विधि का प्रयोग अधिकांशतः संस्कृत व्याकरण में किया जाता है। संस्कृत व्याकरण में अधिक प्रयोग किया जाता है। अब देखो सूत्रों के प्रकार, सूत्र विधि के मुख्य परिभाषा। अब देखो अल्प अक्षाम सिद्धम शाख द्विस्तोमुख है, ये सूत्र विधि है। सूत्रम बिंदु बिंदु, अर्थात सूत्र मुख्यतः निम्न 6 प्रकार के होते हैं। देखिए अब देखिए कौन कौन से होते हैं। मतलब परिभाषा होती है छोटे छोटे बच्चों का जो समूह होता है, छोटे छोटे बच्चों का नहीं, यहाँ पर छोटे छोटे शब्दों का समूह होगा। ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर छोटे छोटे शब्दों का समूह है। संदेह से रहित, सार से युक्त, सदा सदा से साथ चलने वाला और निंदा से रहित, उन्हें क्या कहा जाता है? सूत्र कहा जाता है। छोटे छोटे शब्दों का समूह है, संदेह से रहित होगा, सार से युक्त होगा और सदा सदा से साथ चलने वाला होगा और निंदा से रहित होगा। सूत्रों के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। देखो एक होता है संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र। ये 6 सूत्र 6 प्रकार के मतलब सूत्र होते हैं। तो सूत्रों की अगर आपने को परिभाषा पूछ ले तो ध्यान रखना छोटे छोटे शब्दों का समूह, छोटे छोटे शब्दों का समूह है। संदेह से रहित, सार से युक्त, सदा सदा साथ चलने वाला और निंदा से रहित। और सूत्र 6 प्रकार के माने जाते हैं। संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र। सूत्र संज्ञा की परिभाषा में विधि नियम को अतिदेश का अधिकार है। मतलब ये एक छोटा सा मतलब आपको याद करने का एक ट्रिक है। देखो संज्ञा सूत्र की परिभाषा को विधि नियम और अतिदेश का अधिकार है। तो देखो संज्ञा सूत्र आ गया इसमें, दूसरा परिभाषा सूत्र आ गया इसमें, तीसरा विधि सूत्र आ गया इसमें, नियम सूत्र आ गया इसमें, अतिदेश सूत्र आ गया इसमें, अधिकार सूत्र आ गया इसमें। 6 सूत्र हैं कि सूत्र संज्ञा की परिभाषा को विधि नियम और अतिदेश का अधिकार है। ऐसे आप 6 सूत्रों के नाम अच्छी तरीके से याद रख सकते हो। एक छोटी सी लाइन है उसको याद करना है, इसके माध्यम से आप संज्ञा भी निकाल लोगे। परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र, ऐसे आप इसको ठीक है याद कर सकते हो। विशेष इसमें क्या है कि इस विधि का प्रयोग करने से छात्रों को व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान तो प्राप्त हो जाता है परंतु व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि सूत्रों को रटाया जाता है बच्चे को इस विधि के अंतर्गत। इसलिए उसका सैद्धांतिक ज्ञान तो अपन प्राप्त कर लेंगे परंतु व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान अपन को प्राप्त नहीं होगा। अब देखिए समवाय विधि। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक अलग से व्याकरण नहीं पढ़ाता है अपितु गद्य और पद्य पढ़ाते इसमें बीच में अगर गद्य और पद्य शिक्षक पढ़ा रहा है उसके दौरान बीच में व्याकरण से संबंधित कोई अंश आ जाता है तो शिक्षक उसी समय उस अंश को स्पष्ट कर देता है, तो ये विधि समवाय विधि कहलाती है। क्या है कि जैसे अपने प्रेमचंद की कोई कहानी पढ़ रहे हैं और बीच में विद्यालय शब्द आ गया तो विद्यालय का वो संधि विच्छेद कर देगा, विद्या जोड़ आलय, और समास विग्रह विद्या के लिए आलय, वो बता देगा इसमें ये समास है ये संधि है, उसे समवाय विधि कहते हैं। इस विधि का प्रयोग करने से विद्यार्थियों ने तो व्याकरण का समुचित ज्ञान प्राप्त होता है और नहीं पढ़ाए जा रहे पाठ का मूल रस होता है वो भी लुप्त हो जाता है। क्या है कि पाठ पढ़ाते इसमें मतलब पढ़ रहे हैं अपन कहानी, अपना दिमाग कहानी में चल रहा है और अपने बीच में संधि समास उपसर्गीय पढ़ने लगे तो पाठ का मूल रस होता है वो भी लुप्त हो जाता है। भाषा संसर्ग विधि। इस विधि के अंतर्गत भी अलग से व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता है अपितु शिक्षक होता है वो विद्यार्थियों को विद्वान लेखकों की पुस्तकों के नाम बता देता है और विद्यार्थी स्वयं उन पुस्तकों का अध्ययन करके व्याकरण का ज्ञान है वो प्राप्त करते हैं। अलग से व्याकरण नहीं पढ़ाता है शिक्षक, बड़े बड़े लेखकों की पुस्तकों के नाम बता देता है, छात्र स्वयं अध्ययन करके स्वयं ज्ञानार्जन करके उससे ज्ञान प्राप्त है या व्याकरण का अध्ययन प्राप्त करते हैं। इस विधि का प्रयोग करने से छात्रों को तुरंत प्रतिपुष्टि नहीं मिल पाती है, क्योंकि अकेला अगर विद्यार्थी कोई शिक्षण कार्य करेगा स्वयं अध्ययन करेगा तो उसके सामने कोई समस्या आ गई तो तुरंत उसे प्रतिपुष्टि नहीं मिलेगी, अर्थात किसी नियम से संबंधित कोई अपवाद आ जाने पर बच्चों को उसका तुरंत समाधान प्राप्त नहीं होता है, इसलिए यह विधि भी उपयुक्त नहीं मानी जाती। औपचारिक और सैनिक विधि।
ये विधि की इस विधि के अंतर्गत भी कक्षा किस्म में व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता है, बल्कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किसी भी भाषा को केवल उस भाषाभाषी लोगों के मुख से सुनकर ही शिक्षा सीखी जा सकती है। यानी इसमें अलग से व्याकरण नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि मनोवैज्ञानिक ये चाहते हैं कि अगर कोई विद्यार्थी किसी भाषा को सीखना चाहता है तो वो भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में उस छात्र को वहाँ पर छोड़ दिया जाता है। जैसे कोई ब्रिटेन का छात्र राजस्थानी भाषा या मारवाड़ी भाषा सीखना चाहता है तो उसको व्याकरण नहीं पढ़ा करके बल्कि अपने बीच में छोड़ देंगे उस बच्चे को, और अपने मुख से सुन करके वो भाषा सीख जाता है। अतः इस विधि के अनुसार बच्चों को जिस भाषा को सीखना चाहते हैं उस भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में ले जाया जाता है। बच्चे उसके मुख से भाषा को सुन करके उस भाषा को बोलना सीख जाते हैं। इस विधि का प्रयोग है वो सर्वप्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के द्वारा किया गया था। इसमें अमेरिका के 4 प्रसिद्ध शिक्षाविद थे, ब्लिमफील्ड, पेज, पोंज और स्पेयरमैन। इन्होंने इस विधि का प्रयोग किया था। अमेरिका के 4 शिक्षाविद ब्लूमफील्ड, पेज, बोंज, स्पेयर ने वहाँ के सैनिकों को अन्य देशों की भाषा सिखाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया था। इसलिए इस विधि को सैनिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। सैनिकों के लिए प्रयोग किया था ना, इसलिए इसे सैनिक विधि या औपचारिक विधि भी कहते हैं। इस विधि का प्रयोग करने से विद्यार्थियों को भाषा का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है एवं द्वितीय भाषा सिखाने में यह विधि उपयुक्त विधि मानी जाती है। तो ये व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधियों का अपन ने अध्ययन कर लिया। आगमन विधि, आगमन निगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि, सूत्र विधि, समवाय विधि, भाषा संसर्ग विधि, औपचारिक और सैनिक विधि। अब अपन आगे की कुछ विधियां उनका अध्ययन करते हैं। देखो, गद्य शिक्षण। छंद के नियमों से रहित रचनाएं क्या कहलाती है? गद्य शिक्षण कहलाती है। इसमें छंद के नियम नहीं लागू होते हैं, उसे गद्य शिक्षण कहते हैं। मतलब कहानी, उपन्यास ये वगैरह। गद्य शब्द गद्य धातु के अनंत प्रत्यय जुड़ने से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्पष्ट करना, अर्थात बच्चों को नए शब्दों का ज्ञान करवाना और उनके अर्थ स्पष्ट करना ही गद्य शिक्षण कहलाता है। यानी बच्चों को नए नए शब्दों का ज्ञान करवाना और उनके अर्थ को स्पष्ट करना ही गद्य शिक्षण कहलाता है। गद्य शिक्षण की विशिष्टता। बालकों को नवीन शब्दों का ज्ञान करवाना ही गद्य शिक्षण की विशेषता मानी जाती है, नए नए शब्दों का ज्ञान करवाना। अब गद्य शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य तो देखिए, बालकों के शब्दकोश में वृद्धि करना और बालकों को नवीन शब्दों को और लोकोक्तियों, मुहावरों आदि का ज्ञान करवाना, बालकों में अर्थ ग्रहण करने की क्षमता को विकसित करना, ये प्रमुख गद्य शिक्षण के उद्देश्य रहे। अब गद्य शिक्षण की विधियां देखो। प्राथमिक स्तर के लिए अर्थबोध उद्बोधन विधि, माध्यमिक स्तर के लिए प्रश्नोत्तर विधि और उच्च स्तर के लिए व्याख्यान विधि, ये विधियां होती हैं प्रमुख। तो प्रश्नोत्तर विधि है माध्यमिक स्तर के लिए। तो देखिए, प्रश्नोत्तर विधि के अंतर्गत क्या होता है? इस विधि के अंतर्गत शिक्षक पढ़ाए जा रहे पाठ के प्रत्येक पंक्ति से या प्रत्येक गद्यांश से छोटे छोटे प्रश्नों का निर्माण कर लेता है। यानी कोई गद्यांश पढ़ाया, उस गद्यांश से छोटे छोटे प्रश्नों का निर्माण करेगा शिक्षक, और छात्रों को उन प्रश्नों से उत्तर निकलवाए जाते हैं और छात्रों से वो प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चे होते हैं वो उसका जवाब देते हैं, उत्तर निकलवाए जाते हैं। एवं आवश्यकता पड़ने पर शिक्षक स्वयं सहयोग भी इसमें करता चलता है। यानी शिक्षक होता है वो भी सहायता कर देता है, बच्चे को उत्तर नहीं आता है तो ये विधि प्रश्नोत्तर विधि कहलाती है। इस विधि का प्रयोग करने से छात्रों को संपूर्ण पाठ का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। देखो, ये विधि बहुत अच्छी होती है प्रश्नोत्तर विधि। इसमें अपन अगर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी, जैसे अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी, तो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने के बाद में अगर अपन वस्तुनिष्ठ छोटे छोटे प्रश्न सोल्व कर लेंगे तो अपने पूरी सिंधु घाटी सभ्यता वो अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। इसी प्रकार इस विधि में छात्रों को संपूर्ण पाठ का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अतः माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण के लिए यह विधि सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। कविता शिक्षण के अंतर्गत इस विधि का प्रयोग किया जाता है तो उसे खंडान्वयन या फिर दंडान्वयन विधि के नाम से पुकारा जाता है। यह प्रश्न अच्छा बनता है कि प्रश्नोत्तर विधि के दौरान अगर कविता शिक्षण करवाया जा रहा है तो उससे संबंधित उस विधि को क्या कहेंगे? तो खंडान्वयन या दंडान्वयन। साहित्य संबंधित अगर प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो इस विधि को खंडान्वयन कहते हैं। व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो दंडान्वयन विधि कहते हैं। साहित्य संबंधित ध्यान रखना, खंडान्वयन विधि नाम जाना जाएगा और व्याकरण से संबंधित दंडान्वयन विधि के नाम से जाना जाएगा। इन दोनों शब्दों का बहुत अच्छी तरीके से आप ध्यान रखना, ठीक है। साहित्य का खंडान्वयन और व्याकरण से संबंधित दंडान्वयन, ठीक है ना। आगे देखिए, यूनानी दार्शनिक सुकरात यानी प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक कौन थे? यूनानी दार्शनिक सुकरात इस विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं, इसलिए प्रश्नोत्तर विधि को सुकराती विधि के नाम से भी जाना जाता है। ये अच्छा प्रश्न बनता है कि किस विधि का नाम सुकराती विधि है, तो प्रश्नोत्तर विधि का नाम सुकराती विधि है, क्योंकि यूनानी दार्शनिक सुकरात ने इस विधि का प्रतिपादन किया था, जो आज भी बहुत ही मतलब सर्व उपयुक्त विधि मानी जाती है। वर्तमान में भी ये विधि बहुत अच्छी है। व्याख्यान विधि उच्च स्तर के गद्य शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि
मतलब व्याख्यान विधि ही मानी जाती है, इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। यह विधि शिक्षक केंद्रित विधि मानी जाती है, क्योंकि इस विधि में शिक्षक आता है वो सबसे पहले कक्षा में आकर के अपने चैप्टर से संबंधित व्याख्यान देना शुरू कर देता है, छात्र होते हैं मात्र श्रोता बन करके रह जाते हैं। तो ये विधि शिक्षक केंद्रित होती है। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक कक्षा कक्ष में आते ही अपना भाषण शुरू कर देता है एवं विविध उदाहरणों के द्वारा शब्दों का स्पष्टीकरण करता हुआ आगे शिक्षण कार्य करता चला जाता है। इस विधि के द्वारा एक समय में बहुसंख्यक छात्रों को पढ़ाया जा सकता है। जैसे कक्षा में 400 विद्यार्थी बैठे हैं तो एक शिक्षक उन व्याख्यान विधि के माध्यम से उन 400 को पढ़ा सकता है एवं अल्प समय में अधिक शिक्षण कार्य करवाया जा सकता है। छात्रों के दृष्टिकोण में ये विधि उपयुक्त नहीं मानी जाती है, क्योंकि इस विधि में छात्र निष्क्रिय श्रोता मात्र बन करके रह जाते हैं, सिर्फ सुनते हैं छात्र, बोलने का काम सिर्फ शिक्षक करता है। यदि शिक्षक बीच बीच में छात्रों के विचार जानता रहे तो ये विधि प्रत्येक तरह से शिक्षण कार्य में सफलतापूर्वक शिक्षण कार्य इस विधि के माध्यम से करवाया जा सकता है। आशा करता हूँ यहाँ तक की बात अच्छी से समझ में आई होगी। अब देखो पद्य शिक्षण। यति गति छंद मात्रा आदि के नियमों से युक्त रचना पद्य शिक्षण कहलाती है। पद्य शिक्षण में देखो यति चलती है, गति चलती है, छंद है, मात्राएं आदि सभी के नियमों से युक्त रचना होती है, वो पद्य होती है एवं उसका उन सब का अध्ययन करवाना ही पद्य शिक्षण कहलाता है। कि छात्रों को बताना कि यति क्या होती है, गति क्या होती है, छंद क्या होता है, मात्रा क्या होती है, इन सब का ज्ञान करवाना ही पद्य शिक्षण कहलाता है। पद्य शिक्षण की विशेषता भाव एवं रसों को कविता के शिक्षण की विशेषता मानी जाती है। यानी कविता में भाव और रस होते हैं, उनके शिक्षण की विशेषता, उनको ही शिक्षण की विशेषता मानी जाती है। उद्देश्य यानी पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है कक्षा में आनंद का वातावरण विकसित करना और बालकों के स्वर के आरोह अवरोह का ज्ञान करवाना। यानी कौन सा स्वर किस प्रकार उच्चारित होगा, दूसरा स्वर किस प्रकार से उच्चारण उसका किया जाएगा, इनका ज्ञान करवाना ही पद्य शिक्षण के मुख्य उद्देश्य माने जाते हैं। अब देखो प्राथमिक स्तर में पद्य शिक्षण में बालकों कविता के मूल भाव को ग्रहण करने की क्षमता विकसित करना और रस छंद अलंकार आदि साहित्यिक तत्व बताना कि इस कविता में ये तो रस चल रहा है, ये छंद है, ये इसमें अलंकार है, इतना ही ज्ञान करवाया जाता है माध्यमिक स्तर में। अब उच्च माध्यमिक स्तर होता है, उसमें कविता में छुपे हुए रहस्यपूर्ण भावों को समझने की क्षमता विकसित करना। कि कविता में छिपे हुए रहस्यपूर्ण जो बातें हैं उनको समझने की क्षमता विकसित करना और बालकों की तर्क चिंतन शक्ति का विकास करना और बालकों को कविता लेखन के लिए प्रेरित करना कि आप भी ऐसे कविताएं लिख सकते हो, ये बात है। और प्राथमिक स्तर में कक्षा में आनंद का वातावरण विकसित करना, बालकों को स्वर के आरोह अवरोह का ज्ञान करवाना, ये ठीक है। अब देखिए पद्य शिक्षण के प्राथमिक स्तर के लिए अर्थबोध विधि, उद्बोधन विधि, अभिनय विधि और रसास्वादन विधि। माध्यमिक स्तर में खंडान्वयन और दंडान्वयन अपन ने भी पढ़ी थी। साहित्यिक स्तर के लिए खंडान्वयन और व्याकरण के लिए दंडान्वयन और उच्च स्तर के लिए व्यास और तुलना विधि। तो इसमें सर्व उपयुक्त होती है वो रसास्वादन विधि मानी जाती है। अब देखो रसास्वादन विधि जो है, रसास्वादन शब्द रस और आस्वादन के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है पूर्ण आनंद को ग्रहण करना। रसास्वादन का शाब्दिक अर्थ होता है पूर्ण आनंद को ग्रहण करना। अर्थात जब किसी कविता को पढ़ते समय शिक्षक स्वर के आरोह अवरोह के साथ में वाचन करता है एवं उस कविता के भावों के अनुसार अंग संचालन भी करता रहता है, यानी हाथ भी इधर उधर हिलाता रहता है एवं छात्र भी उसी प्रकार की अनुक्रियाएं या क्रियाएं करते चलते हैं, तो ये विधि रसास्वादन विधि के नाम से जानी जाती है। यानी छात्र जैसे कविता पढ़ते समय हाव भाव प्रदर्शित करता है, छात्र भी उसी प्रकार क्रियाएं करते हैं, तो उसे ही रसास्वादन विधि कहते हैं। इस विधि में छात्र और शिक्षक दोनों समान रूप से सक्रिय रहते हैं। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के लिए यह विधि सर्व उपयुक्त विधि मानी जाती है। रचना शिक्षण। रचना शिक्षण का शाब्दिक अर्थ होता है, देखो बालकों को पत्र लिखना, निबंध, कहानी आदि का ज्ञान करवाना ही रचना शिक्षण कहलाता है कि ये कैसे लिखे जाते हैं। रचना शिक्षण में देखो विशिष्टता है, बालकों के लिखित अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना ही रचना शिक्षण की विशिष्टता मानी जाती है। रचना शिक्षण के उद्देश्य बालकों को रचना के विविध रूपों का ज्ञान करवाना, अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की क्षमता विकसित करना, बालकों की अभिव्यक्ति क्षमता विकास करना, बालकों में अभिव्यक्ति क्षमता का भी विकास करना। अब रचना शिक्षण की प्रमुख विधियाँ, तो ये देखो प्राथमिक स्तर के लिए देखो रचो विधि, भाषा यंत्र उपकरण विधि, माध्यमिक स्तर के लिए अनुकरण रूपरेखा विधि और उच्च स्तर के लिए वाद विवाद परिचर्चा और समवाय विधि ये विधियाँ। अब देखो भाषा यंत्र उपकरण विधि, इस विधि के अंतर्गत जिस विषय का रचना कार्य करवाना होता है उससे संबंधित चित्र या चार्ट होता है। रचना इस विधि के अंतर्गत जिस विषय पर रचना कार्य करवाना होता है उससे संबंधित चित्र या
चार्ट बच्चों के सामने सबसे पहले प्रस्तुत कर दिया जाता है। दूसरी तरफ टेप रिकॉर्ड या फिर ग्रामोफोन मशीन से उस पर रचना से संबंधित कोई कैसेट बजाया जाता है। बच्चे सबसे पहले चित्र को देखते हैं, वो ध्यानपूर्वक कैसेट्स को सुनते हैं। रिकॉर्ड समाप्त होने के बाद में चित्र को वहाँ से हटा दिया जाता है और उसके बाद में बच्चों ने जो कुछ भी सुना है, जो कुछ भी देखा है, उसके आधार पर उसे रचना कार्य करना होता है, यानी रचना कार्य करवाया जाता है। एक कैसेट्स बजती है, दूसरी तरफ में एक मॉडल या चार्ट होता है। बच्चे ध्यानपूर्वक चार्ट को देखते हैं और ध्यानपूर्वक कैसेट्स को सुनते हैं और उसके बाद में रिकॉर्ड समाप्त हो जाता है तो चित्र को वहाँ से हटा दिया जाता है और उसके बाद में जो कुछ भी सुना है बच्चों ने, जो कुछ भी देखा है, तो स्वयं रचना कार्य करना होता है। इसके अंतर्गत मुख्य ये उपकरण होते हैं ना, उनको अच्छी तरीके से याद रखना। टेप रिकॉर्ड या ग्रामोफोन होता है, रचना से संबंधित कैसेट्स या रिकॉर्ड होता है, रचना से संबंधित चित्र चार्ट होता है और एक सहायक पुस्तक होता है। विविध प्रकार की मशीनों व कैसेट्स की आवश्यकता होने के कारण ये विधि खर्चीली विधि मानी जाती है। अब ध्यान रखना, इस विधि में यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि इस विधि के अंदर कौन से उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो टेप रिकॉर्ड और ग्रामोफोन की पड़ती है, रचना से संबंधित कैसेट रिकॉर्ड की, रचना से संबंधित चित्र चार्ट की और सहायक पुस्तक की आवश्यकता पड़ती है। अब अनुकरण विधि। अनुकरण का देखिए शाब्दिक अर्थ होता है नकल करना, अर्थात इस विधि के अंतर्गत बच्चों को किसी भी विषय पर लेखन कार्य करवा दिया जाता है और वह बच्चे किसी अन्य विषय पर लेखन कार्य करवाया जाता है और बच्चे उसकी नकल करके उससे संबंधित स्वयं भी रचना कार्य करते हैं। जैसे देखिए, बच्चों को सबसे पहले गणतंत्रता दिवस पर कोई लेख लिख करके, लेख को पढ़ करके पहले उनको गणतंत्रता दिवस पर एक लेख लिखवा दिया जाता है, उसको पढ़ करके स्वतंत्रता दिवस पर लेख लिखने के लिए कहा जाता है, या फिर किसी महापुरुष पर यानी महात्मा गांधी पर लेख लिख करके किसी अन्य महापुरुष पर लेख लिखने के लिए कहा जाता है, उसे अनुकरण विधि कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत भाषा तो बच्चों की स्वयं की होती है, लेकिन शैली किसी अन्य पर निर्भर होती है, क्योंकि वो बच्चे नकल करके लिखते हैं। जैसे गणतंत्र दिवस पर जो जैसा भी लिखा है उसमें सिर्फ स्वतंत्रता दिवस का निबंध लिख दिया, महात्मा गांधी का निबंध लिखा तो किसी अन्य महापुरुष पर उससे संबंधित मेल जोड़ करके उसकी नकल करके लिख दिया। तो भाषा तो बच्चों की स्वयं की हो जाती है, परंतु शैली होती है वो किसी अन्य पर निर्भर होती है, मतलब वो दूसरे निबंध पर निर्भर होती है, जिसने जो निबंध लिखा है उसी पर निर्भर होती है। इसलिए इस विधि का प्रयोग करने से बालकों के स्वयं के विचार प्रकट नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण रचना में मौलिकता नहीं रहती है। यानी खुद के विचार प्रकट नहीं होंगे, क्योंकि दूसरे का लिखा हुआ निबंध उसके नकल करके अपन लिखेंगे तो विचार दूसरे के प्रकट होंगे, इसलिए रचना में मौलिकता इसमें नहीं आएगी। आई बात समझ में अनुकरण विधि में। अब देखो वाचन शिक्षण या पठन शिक्षण। वाचन शब्द संस्कृत के वच धातु से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलना, पढ़ना, अर्थात बच्चों को पढ़ना सिखाना ही वाचन शिक्षण या पठन शिक्षण कहलाता है। बच्चों को पढ़ना सिखाना यानी पढ़ने की अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना ही वाचन शिक्षण या पठन शिक्षण कहलाएगा। वाचन शिक्षण की विशेषता, बालकों को ध्वनि और उच्चारण का ज्ञान करवाना ही वाचन शिक्षण की विशेषता मानी जाती है, यानी उच्चारण कैसे किया जाता है। इसके प्रमुख उद्देश्य होते हैं बालकों को भाषा के विविध वर्गों में ध्वनियों का ज्ञान करवाना, जैसे 5 वर्ग होते हैं कंठे, तालुवे, मूर्धन्य, दंते, ओष्ठे, इनका ज्ञान करवाना एवं उसका शुद्ध उच्चारण करना सिखाना, बालकों के स्वर के आरोह अवरोह ज्ञान करना, बालकों को मौखिक अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना, ये होते हैं प्रमुख उद्देश्य। अब वाचन शिक्षण की प्रमुख विधियाँ, अक्षरबोध विधि, शब्द विधि, देखो और पढ़ो विधि, वाक्य विधि, भाषा यंत्र उपकरण विधि, अनुकरणात्मक विधि, ध्वन्यात्मक विधि, ध्वनिसाम्य विधि, साचर्य विधि और संगति विधि, ये 7 विधियाँ होती हैं। तो पूछा जा सकता है कि निम्न में से वाचन शिक्षण की कौन सी विधि नहीं है, ऐसे यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखो अक्षरबोध विधि, इस विधि के अंतर्गत पढ़ने की शुरुआत सबसे पहले वर्ण से की जाती है, क्योंकि अक्षरबोध विधि है तो सबसे पहले पढ़ने की शुरुआत वर्ण से करेंगे। अर्थात बच्चे जिस भाषा को सीखना चाहते हैं उससे सबसे पहले उस भाषा का वर्णमाला का क्रमानुसार ज्ञान करवाया जाता है। जैसे अपन हिंदी पढ़ना सीखते हैं तो सबसे पहले अपन को क ख ग घ से लेकर के शुरू करवाया जाता है, और वर्ण का उच्चारण सीख जाने के बाद में बच्चा होता है उस शब्द और वाक्य पढ़ना सीख जाता है, उसे अक्षर बोध विधि कहते हैं। यानी सबसे पहले वर्ण का ज्ञान करवाएंगे, बच्चे जिस भाषा को सीखना चाहते हैं उसकी वर्णमाला का क्रमानुसार ज्ञान करवाएंगे। जब वर्णमाला का क्रमानुसार ज्ञान अपन को हो जाएगा तो वर्ण का उच्चारण करना सीख जाते हैं, फिर शब्द और वाक्य भी पढ़ना सीख जाते हैं। अब देखो शब्द विधि, देखो और पढ़ो विधि, इस विधि के अंतर्गत क्या होता है, पढ़ने की शुरुआत सबसे पहले शब्द से की जाती है। शब्द विधि, देखो और पढ़ो की शुरुआत सबसे पहले शब्द से की जाती है। बच्चों के समक्ष सर्वप्रथम कोई चित्र प्रस्तुत किया जाता है, सामने कोई चित्र होता है, उस चित्र के ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं ना कहीं उस चित्र का नाम लिख दिया जाता है। बच्चे सबसे पहले चित्र को देखते हैं, तदुपरांत शब्द को पढ़ना सीख जाते हैं। बच्चे सबसे पहले चित्र को देखते हैं, जैसे मतलब एक मोर का चित्र प्रस्तुत कर दिया और उसके नीचे ऊपर नीचे दाएं बाएं मोर शब्द लिख दिया। बच्चे सबसे पहले मोर को चित्र को देखेंगे, फिर सोचेंगे कि हाँ इसके नीचे जो शब्द लिखा हुआ वो इससे संबंधित है, यानी मतलब मोर का नाम ही इसमें लिखा हुआ है। वर्तमान समय में अधिकांश पाठ्य पुस्तकें इसी विधि के अनुसार रचना की जा रही है।
वर्तमान समय में अधिकांश पाठ्यपुस्तकों की रचना वो इसी विधि के अनुसार की जा रही है। पूर्व में भारत में जो चलाए जा रहे थे साक्षरता अभियान, उसके अंतर्गत प्रौढ़ निरीक्षणों को पढ़ाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया गया था। और राजस्थान में सबसे पहले बाजरा शब्द है वो ही पढ़ने की शुरुआत, वर्धों को निरीक्षणों को पढ़ने की शुरुआत बाजरा शब्द से की थी, यानी बाजरा का चित्र दे दिया और इसके नीचे बाजरा शब्द है वो लिख दिया। शब्द विधि देखो और पढ़ो विधि। वाक्य विधि ये कठिन से सरल की ओर सूत्र पर आधारित होती है। ये कठिन से सरल की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है। इसमें बालकों को सर्वप्रथम संपूर्ण वाक्य पढ़ना सिखाया जाता है। इस विधि के अंतर्गत बालकों को सबसे पहले संपूर्ण वाक्य पढ़ना सिखाया जाता है। वाक्य पढ़ना सीख जाने के बाद में शब्द और वर्ण का ज्ञान करवाया जाता है। तो ये कठिन से सरल की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित कौन सी विधि है? वाक्य विधि, क्योंकि इसमें सबसे पहले पूरे वाक्य को पढ़ना सिखाया जाता है बच्चे को, और वाक्य पढ़ना सीख जाता है तो उसके बाद में बच्चे को उसके शब्द का और वर्ण का ज्ञान है वो करवाया जाता है। आगे देखिए, भाषायंत्र उपकरण विधि। इस विधि का प्रयोग प्राय द्वितीय भाषा के शब्दों का उच्चारण करने के लिए सिखाया जाता है। भाषायंत्र उपकरण विधि का प्रयोग है द्वितीय भाषा के शब्दों का उच्चारण सिखाने के लिए किया जाता है। जिन शब्दों का उच्चारण करवाना होता है उन्हें सबसे पहले शामपट पर प्रस्तुत कर दिया जाता है, यानी शामपट पर शिक्षक लिख देता है। फिर टेप रिकॉर्ड के माध्यम से उनका शुद्ध उच्चारण प्रस्तुत करवाया जाता है। फिर बच्चों से उनका शुद्ध उच्चारण करवाया जाता है। इसे भाषायंत्र उपकरण विधि कहते हैं। अनुकरणात्मक विधि। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुन करके स्वयं उसी तरह का उच्चारण सीख जाते हैं। तो शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है शुद्ध उच्चारण करना ही भाषा शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। यानी अनुकरण के माध्यम से बच्चे इसमें पढ़ना सीखते हैं, यानी शिक्षक जैसा उच्चारण करेगा वैसा ही बच्चे भी उसका मुख से सुन करके स्वयं उच्चारण करने लग जाएंगे। इसलिए भाषा शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है कि वो शुद्ध उच्चारण करे। आई बात समझ में? आगे देखिए, ध्वन्यात्मक विधि, ध्वनि साम्य विधि। इस विधि के अंतर्गत क्या होता है? समान उच्चारण ध्वनि वाले शब्दों को एक साथ पढ़ना सिखाया जाता है। जैसे श्रम, भ्रम, क्रम, क्रम, श्रम, धर्म, ऐसे शब्दों को एक साथ उच्चारण करना सिखाया जाता है। इसलिए इसे ध्वन्यात्मक विधि या ध्वनि साम्य, समान ध्वनि आती है। देखो, श्रम, भ्रम, क्रम, कर्म, शर्म, भर्म, है ना, ऐसे। आगे देखिए, इसमें ध्यान रखना ये कर्म है ना इसके ऊपर लगेगी। यहाँ पर ये शर्म ऐसे लिखना था, यानी जैसे धर्म लिखते हैं वैसे ही शर्म, और इसी प्रकार है कर्म। तो ये समान ध्वनि वाले शब्द होते हैं, इसलिए इसे ध्वनि साम्य विधि कहते हैं। इस विधि में एक समय में केवल एक ही ध्वनि का ज्ञान करवाया जाता है, अतः ये विधि वाचन शिक्षण के लिए अनुपयुक्त विधि मानी जाती है। यानी एक समय में एक ही ध्वनि का ज्ञान करवाया जाएगा, ऐसे, है ना। आ रही बात समझ में? शास्त्रीय संगति विधि, यह मोंटेसरी प्रणाली पर आधारित है। ये विधि है मोंटेसरी शिक्षण प्रणाली की देन मानी जाती है। इसके अंतर्गत लकड़ी या फिर प्लास्टिक के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है। कुछ टुकड़ों पर तो चित्र बना दिए जाते हैं तथा कुछ पर उन चित्रों से संबंधित नाम लिख दिए जाते हैं। यानी प्लास्टिक के छोटे छोटे ऐसे टुकड़े होते हैं, इन टुकड़ों पर कुछ पर चित्र बना देंगे, कुछ पर उन चित्रों से संबंधित नाम लिख देंगे। बच्चे चित्र और नाम का एक साथ संगति करके पढ़ना सीख जाते हैं। इस विधि में बच्चों को खेल खेल के द्वारा वाचन का ज्ञान करवाया जाता है। यानी बच्चों को खिलवाया जाता है। छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उस पर जैसे मोर है, चिड़ी है, कबूतर है, तोता है, मैना है, ऐसे चित्र बने होते हैं। कुछ पर नाम लिखे होते हैं उनसे संबंधित। तो बच्चे नाम और चित्रों को एक साथ संगति कर करके मिलाना सीख जाते हैं और वाचन सीख जाते हैं। अब देखिए वाचन के भेद। वाचन के भेद होते हैं दो, एक तो होता है सहस्वर वाचन, एक मौन वाचन। वाचन शिक्षण की सारी विधियों का अपन ने अध्ययन कर लिया। अब देखिए वाचन के भेद, एक सहस्वर वाचन, एक मौन वाचन। सहस्वर वाचन, जब मुख से बोला हुआ किसी दूसरे व्यक्ति को सुनाई दे, जब अपन मुख से बोलते हैं दूसरे व्यक्ति को सुनाई देता है तो उसे सहस्वर वाचन कहते हैं। सहस्वर वाचन के पुनः 3 भेद होते हैं। एक तो आदर्श वाचन शिक्षक के द्वारा किया जाता है। अनुकरण वाचन 5 से 8 तक छात्रों के द्वारा किया जाता है। संवेद वाचन होता है वो संपूर्ण कक्षा के द्वारा किया जाता है। संवेद वाचन कविता शिक्षण के दौरान संपूर्ण कक्षा के छात्रों के द्वारा एक साथ किया जाता है। तो आदर्श वाचन शिक्षक के द्वारा, अनुकरण वाचन 5 से 8 तक छात्रों के द्वारा, संवेद वाचन कविता शिक्षण के दौरान किया जाएगा। आई बात समझ में? संवेद वाचन कविता शिक्षण के दौरान संपूर्ण कक्षा से किया जाता है। मौन वाचन, मुख से बोला हुआ किसी अन्य को सुनाई नहीं देता है, उसे क्या कहते हैं अपन? मौन वाचन कहते हैं। जो स्वयं तक सीमित रहता है तो उसे ही अपन मौन वाचन कहते हैं। मौन वाचन के पुनः 3 भेद होते हैं। एक सामान्य मौन वाचन, अखबार आदि पढ़ते समय किया जाता है सामान्य मौन वाचन। धूर्त मौन वाचन, उपन्यास या फिर कहानी पढ़ते समय करते हैं। गंभीर मौन वाचन, परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए एक एक शब्द पर चिंतन मनन करते हुए किया जाने वाला होता है, उसे गंभीर मौन वाचन कहते हैं। ठीक है। गंभीर मौन वाचन क्या होता है?
परीक्षा पर प्रतियोगिता की तैयारी करते समय अपन एक एक शब्द पर चिंतन मनन करते हुए कहते हैं वो होता है गंभीर मौन वाचन। अब सहस्र वाचन के समय ध्यान रखी जाने वाली प्रमुख सावधानियाँ। पुस्तक हमेशा बाएं हाथ पे होनी चाहिए, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। पुस्तक हमेशा बाएं हाथ में होनी चाहिए। पुस्तक की आंखों से दूरी 30 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। हाथ के कोण का सही स्थिति 135 डिग्री के स्थान पर होना चाहिए, यानी जैसे अपन यहाँ पर खड़े हैं, ये अपना हाथ है, तो ये मतलब 135 डिग्री कोण पर अपना हाथ होना चाहिए। यहाँ से आंखों की दूरी है वो 30 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। आई बात समझ में? अब देखिए लेखन शिक्षण। लेखन शिक्षण में मतलब रहता है श्रुत लेखन, दृष्टानुलेखन, किंडरगार्टन, पेस्ट्रोलॉजी, अक्षर स्वरूपनाकरण विधि और बालकों को शुद्ध लिखना सिखाना ही लेखन शिक्षण कहलाता है। लेखन शिक्षण की विशेषता, बालकों को शुद्ध वर्तनी का ज्ञान करवाना ही लेखन शिक्षण की विशेषता मानी जाती है। लेखन शिक्षण के उद्देश्य से बालकों को अक्षर के शब्द के स्वरूप का ज्ञान करवाना, बालकों को शुद्ध वर्तनी का ज्ञान करवाना, बालकों को लिखित अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना, बालकों में लेख को सुधारना, ये प्रमुख लेखन शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। लेखन शिक्षण की विधियाँ होती हैं श्रुत लेखन विधि, दृष्टानुलेखन विधि, जैकार्टोट विधि, किंडरगार्टन और अक्षर स्वरूपकरण विधि। 4 विधियाँ होती हैं। श्रुत लेखन विधि, सबसे पहले सुनकर के लिखना। श्रुत लेखन का शाब्दिक अर्थ होता है सुनकर के लिखना, अर्थात इस विधि के अंतर्गत शिक्षक सर्वप्रथम किसी गद्यांश को शुद्ध उच्चारण में बोलता है और शिक्षक के उच्चारण के आधार पर ही बच्चे लेखन कार्य करते हैं। इस विधि का प्रयोग अक्सर आजकल कोचिंग संस्थाओं में करवाया जा रहा है। लिखित कार्य की समाप्ति के बाद में उसके लिखित कार्य की जांच की जाती है एवं जांच में प्राप्त अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को 5 से 10 बार शुद्ध लिखने का अभ्यास इसमें करवाया जाता है। यह है लेखन शिक्षण की सर्व प्राचीन विधि है। असली सर्व प्राचीन व परंपरागत विधि और सर्व उपयुक्त विधि भी यही है। श्रुत लेखन विधि है सबसे प्राचीन, परंपरागत और सर्व उपयुक्त विधि। जांच कार्य के 3 तरीके होते हैं। एक तो प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत जांच करना, सबसे श्रेष्ठ तरीका यह होता है शिक्षक प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत जांच करे। फिर दूसरा होता है लिखे गए अंश को शुद्ध रूप में श्याम पट पर लिख देना और छात्र स्वयं जांच करते हैं। तीसरा होता है छात्रों को परस्पर उत्तर पुस्तिकाएं बदल देते हैं, यानी एक दूसरे के छात्र की उत्तर पुस्तिकाएं बदल दी जाती हैं, उस तरीके से होता है। दूसरी अक्षर स्वरूपानुकरण विधि, अक्षर स्वरूपा अनुकरण विधि। इस विधि के अंतर्गत बालकों को छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में अक्षर या फिर शब्द प्रस्तुत किए जाते हैं। बालक पेंसिल की सहायता से उन शब्दों को आपस में जोड़ करके लेखन कार्य का अभ्यास करते हैं। यह विधि वर्तमान समय की अधिकांश पाठ्य पुस्तकें इसी विधि में रचित होती हैं। तो देखिए अक्षर स्वरूपाकरण विधि का ये मतलब होता है जैसे ये डैश डैश में आती है अपने सामने, फिर ऐसे डैश 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 बने हुए रहते हैं, जैसे छोटे छोटे, आप समझ लेना इस बात को। तो इसको अगर अपन मिला देंगे तो ये राम शब्द बन जाएगा। ये होती है अक्षर स्वरूपानुकरण विधि। इस प्रकार से अपन ने आज व्याकरण की प्रमुख विधियाँ, साथ ही साथ में लेखन शिक्षण, वाचन शिक्षण, इनसे संबंधित कुछ विधियाँ पढ़ी हैं। आपको अगर PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, उससे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और ये आपको अगर पसंद आई, अच्छी लगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।